सूरज की पहली किरण जब गांव की ऊंची धुंधली पहाड़ियों को चूमती तो धरती पर एक सुनहरी चमक बिखर जाती। इसी भोर के साथ माधव अपने फटे हुए कुर्ते और लंगोटी को संभालते हुए खेतों की ओर निकल पड़ता। माधव के लिए मिट्टी केवल जीविका नहीं, उसके पूर्वजों की आत्मा थी। वह हर बार हल चलाते समय मिट्टी को स्पर्श करता, जैसे किसी जीवित प्राणी को सहला रहा हो। घर पर सुमित्रा का दिन भी इसी भोर के साथ शुरू होता। वह साड़ी में सजी चूल्हे पर मटकी चढ़ाकर माधव के लिए ताजी रोटी बनाती। वह घर की देहरी पर दीपक जलाती, जिसकी लौ में वह पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। माधव के खेत से लौटते ही वह मीठा पानी लाती और दोनों का वार्तालाप जीवन के संघर्ष को सुखद बना देता। माधव कहता, सुमित्रा, आज खेत में फसल का रंग कुछ सुनहरा सा है, मानो मिट्टी ने आज खुद सोना उगला हो। सुमित्रा मुस्कुराकर उत्तर देती, ये आपकी तपस्या है स्वामी, जो मिट्टी भी आपके पसीने से मुस्कुरा उठती है। सब कुछ सामान्य था जब तक वह काली घड़ी नहीं आई। गांव के कुछ स्वार्थी रिश्तेदारों ने, जिनकी नजर माधव की उपजाऊ जमीन पर थी, एक भयानक षड्यंत्र रचा। वे घर आए, लेकिन इस बार उनका लहजा सामान्य नहीं था। रिश्तेदार ने अपनी धौंस जमाते हुए कठोर स्वर में कहा, माधव, ये जमीन अब हमारी है। कागजों में हेर फेर हो चुका है। कल तक ये घर और खेत खाली कर दो। माधव अवाक रह गया। वह बोला, काका, यह मेरे पिता की कर्म भूमि है, पसीने की कमाई है। आप ये अनर्थ कैसे कर सकते हैं? रिश्तेदार ने अट्टहास करते हुए कहा, कानून भावनाओं से नहीं, कागजों से चलता है, और हमारे पास वो कागज हैं जो तुम्हें यहाँ से बेदखल कर देंगे। घर का माहौल एकाएक उदास हो गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। माधव को लगा कि उसका संसार उजड़ रहा है। उसने कई रातें बिना सोए बिताई। उसे लगा कि वह अपनी मेहनत और जमीन दोनों खो देगा। उसके मन में यह कंफ्यूजन था कि क्या सच में कागजों की स्याही पसीने की मेहनत से ज्यादा ताकतवर होती है। अंधेरी रात के बाद ही उजाला होता है। तभी गांव के एक वृद्ध अनुभवी काका उनके पास आए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और सहानुभूति से बोले, बेटा, विपत्ति तो पत्थर की लकीर नहीं होती जो मिट न सके। तुम घबराओ मत। जो सत्य है वो छिप नहीं सकता। सुमित्रा ने साहस जुटाकर कहा, स्वामी, काका सही कह रहे हैं। अगर हम हार मान लेंगे तो हम सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं, अपना आत्मसम्मान भी हार जाएंगे। काका ने सुझाव दिया, माधव, गांव के पुराने अभिलेखों को देखो। जो वे दिखा रहे हैं वे नकली हैं। तुम्हारे पिता ने जो निशानी छोड़ी थी वो जमीन के उस हिस्से में है जिसे कोई नहीं जानता। माधव और सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात दिन एक करके पुराने संदूक और दस्तावेजों की तलाशी ली। धूल से सनी फाइलों में उन्हें वह पुराना दस्तावेज मिला जिसे रिश्तेदारों ने गायब कर दिया था। उन्होंने बड़ी चतुराई और धैर्य से गांव के मुखिया और कानून के सामने सच रखा। जब पंचायत बैठी तो रिश्तेदारों के चेहरे पर घमंड था, लेकिन माधव के चेहरे पर सत्य की चमक। माधव ने निडर होकर अपने प्रमाण रखे और कहा, ये माटी सिर्फ जमीन नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद है। जो इसे छीनने आए थे उन्हें सच का आईना दिखाना आवश्यक था। सबूतों के आगे रिश्तेदारों को अपना सिर झुकाना पड़ा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जमीन माधव की ही है। वे अपनी कुटिलता के कारण लज्जित हुए और उन्हें गांव से अपना दावा वापस लेना पड़ा। उस शाम माधव और सुमित्रा ने अपने खेतों में दीपक जलाए। सुमित्रा ने कहा, देखा स्वामी, सच की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। माधव ने अपने लहलहाते खेत को देखते हुए कहा, आज ये फसल सिर्फ अनाज नहीं, हमारी एकता और सत्य की विजय की प्रतीक है। गांव की ठंडी हवा में अब एक अलग ही सुकून था।
माधव और सुमित्रा समझ गए थे कि जब तक मन में सत्य का बल और साथ में एक दूसरे का संबल है, कोई भी परेशानी उन्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन की गाड़ी अब फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर आ गई थी, लेकिन इस बार उनके पास एक अटूट विश्वास और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद थी।